Hello friends, this is Deepak and you all are watching my YouTube channel Intelligence. So today we are going to discuss chapter first of civics and that's name power sharing. Let's start the videos. So here is a first question, that is an intelligent sharing of power is among. Your options are a legislature, executive, your option B executive and judiciary, option C legislature, executive and judiciary, option D legislature and central government. So correct option is here option C, legislature, executive and judiciary. नेक्स्ट क्वेश्चन बेल्जियम एंड श्रीलंका से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा सबके सब। इन विच कॉन्टिनेंट इज़ बेल्जियम लोकेटेड। जो बेल्जियम जो कंट्री है वो किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो आपके ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, यूरेशिया। सो इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, यूरोप कॉन्टिनेंट में लाइज करता है बेल्जियम कंट्री। अगला क्वेश्चन है नेम द लिंग्विस्टिक ग्रुप दैट इज़ डोमिनेट इन बेल्जियम। मतलब हमें जो है एक लिंग्विस्टिक ग्रुप का जो है वो नाम बताना है। लिंग्विस्टिक मतलब होता क्या है, पहले तो ये समझिए। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पे जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं बेल्जियम में डोमिनेट करता है, मतलब उसी का ही वर्चस्व है। तो इनमें से ऑप्शन जो है आपको बताना है कि वो कौन सी भाषा बोलने वाले लोग जो है ज़्यादा है कहीं ना कहीं बेल्जियम में। तो आपका ऑप्शन है फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, जर्मन। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाइए आप लोग। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी, डच कम्युनिटी वाले सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन जर्मन्स बट लेस दैन डच इन बेल्जियम। इसमें से कौन सी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो कहेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जर्मन के मुकाबले, बट लेस दैन डच इन बेल्जियम, ठीक है। तो हम लोग क्या पाते हैं कि जर्मन में जो है कहीं ना कहीं कौन सी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है। मगर वहीं क्या है बेल्जियम में जो है डच को क्या है थोड़ा कम जो है वो दिया गया है, मतलब इम्पोर्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं कम दी गई। आपके ऑप्शन है ए फ्रेंच, बी डच, सी ब्रिटिश, डी जर्मन। क्वेश्चन नंबर 3 विच लैंग्वेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन जर्मन बट लेस दैन डच इन बेल्जियम। योर ऑप्शंस आर फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, जर्मन। सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन थर्ड, फ्रेंच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़ कंस्टिट्यूटेड मेजॉरिटी इन ब्रुसेल्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी कम्युनिटीज़ है जो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में है। जो सिटी है, कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, और कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है वो किस कंट्री की है, बेल्जियम की है डेफिनेटली। तो हमें बताना है कि ब्रुसेल्स जो कैपिटल सिटी है उसमें कौन सी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा है। आपके ऑप्शन है ए जर्मन स्पीकिंग, ऑप्शन बी डच स्पीकिंग, ऑप्शन सी इंग्लिश स्पीकिंग, ऑप्शन डी फ्रेंच स्पीकिंग। तो इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, फ्रेंच स्पीकिंग। फ्रेंच स्पीकिंग इज़ करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच 2 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन बेल्जियम। भाई बेल्जियम में जो है 2 लैंग्वेजेस बोली जाती है, वो कौन सी हैं। आपके ऑप्शन है जर्मन एंड फ्रेंच, डच एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड डच, फ्रेंच एंड डेनिश। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, डच एंड फ्रेंच, है ना। तो वहाँ पे बेसिकली क्या है, 2 ही भाषाएं बोली जाती है अधिकतर, डच एंड फ्रेंच। जर्मन भी बोली जाती है मगर सबसे ज़्यादा जगह डच और फ्रेंच ही वहाँ पे बोलने वाले लोग जो है कम्युनिटी ज़्यादा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप इज़ रिलेटेड टू बेल्जियम। योर ऑप्शंस आर इंग्लिश, जर्मन एंड फ्रेंच, डच, फ्रेंच एंड जर्मन, ऑप्शन सी इंग्लिश एंड डच,
Option D, French, German and Spanish. So here is the correct answer is option B, Dutch, French and German is the correct answer. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. विच लिंग्विस्टिक ग्रुप इज़ डोमिनेंट इन द फ्लैमिश रीजन ऑफ बेल्जियम. जो फ्लैमिश रीजन है बेल्जियम का, उसमें सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, उनका जो समूह है वो कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं, मतलब कहने वाले. तो आपका ऑप्शन है जर्मन, फ्रेंच, डच. ऑप्शन डी, फ्रेंच, जर्मन एंड फ्रेंच. फ्रेंच, जर्मन एंड फ्रेंच. तो करेक्ट जो इसका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, डच. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. नेम द मोस्ट वाइब्रेंट माइनॉरिटी सोशल ग्रुप्स इन श्रीलंका. योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सिन्हालास, ऑप्शन बी तमिल्स, ऑप्शन सी बुद्धिस्ट, ऑप्शन डी क्रिश्चियंस. हेलो. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी तमिल जो है इसका करेक्ट आंसर है. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका. नेटिव शब्द यहाँ पे एक यूज़ हुआ है, ध्यान दीजिएगा. नेटिव मतलब होता है मूल निवासी, जो वहाँ के परमानेंट सिटीजन्स हैं. ठीक है. तो हमें बताना है कि तमिल भाषा, जो तमिल के जो मूल निवासी है जो श्रीलंका में रहते हैं, उनका परसेंटेज क्या है. तो ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 13%, ऑप्शन डी 33%. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी 13%. तकरीबन 13% ही जो है वो मूल निवासी है कहीं ना कहीं, तमिल भाषा को बोलने वाले लोग जो लोग हैं जो श्रीलंका में रहते हैं. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग इन श्रीलंका. श्रीलंका में जो पीपल रहते हैं जो सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने प्रतिशत जो है वो सिन्हाला कम्युनिटी है जो कहीं ना कहीं सिन्हाला भाषा को बोलती है. सो डेफिनेटली मेजोरिटी में है तो ज़्यादा ही होगा उनका परसेंटेज. तो परसेंटेज 74. बी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका. तो इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सी जो कम्युनिटी है जो कि वहाँ की एथनिक कम्युनिटी है श्रीलंका की. आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, मतलब इंडियन तमिल एंड श्रीलंकन तमिल्स. ऑप्शन बी तमिल्स, बुद्धिस्ट, हिंदूज. ऑप्शन सी इंडियन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड बुद्धिस्ट. ऑप्शन डी सिन्हाला स्पीकर्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी सिन्हाला स्पीकर्स एंड श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स. थोड़ा पेज आपको थोड़ा घुमा हुआ सा दिख रहा होगा, मगर आई थिंक क्लियर तो सभी को है. चलिए क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है और सबके सब जो है ध्यान दें. क्वेश्चन नंबर 12. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म लेड टू सिविल वॉर. तो ऑप्शन है इंडिया, श्रीलंका, नेपाल या बेल्जियम. तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, श्रीलंका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिल्स. भाई इनमें से कौन सी डिमांड जो थी वो श्रीलंकन तमिल्स के द्वारा नहीं की गई. आपके ऑप्शन है ए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट. ऑप्शन बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन जॉब्स. ऑप्शन सी रीजनल ऑटोनॉमी. ऑप्शन डी रिकॉग्निशन ऑफ तमिल्स एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा रहेगा, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन या तेलुगुज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अधिकतर भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किस धर्म को ज़्यादा मानते हैं. सो डेफिनेटली इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, बुद्धिस्ट. बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जो है ज़्यादा हैं वहाँ पे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15.
Which of the following was not a provision of the Act of 1956 passed in Sri Lanka? Your options are: it recognizes Sinhala as the official language, thus disregarding Tamils. Your options are second, the governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and governmental jobs. Option C, a new constitution stipulated that the state should protect and foster Buddhism. Option D, provincial autonomy was given to Tamils. So क्वेश्चन का आंसर है करेक्ट, वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज गिवन टू तमिल्स, जिसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज स्पोकन बाय द पीपल इन कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम? योर ऑप्शंस आर इंग्लिश, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन सी, फ्रेंच। फ्रेंच इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम कॉल्ड द, योर ऑप्शंस आर रीजनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। भाई बेल्जियम में जो है दो लेवल की गवर्नमेंट तो है ही, एक सेंट्रल और एक स्टेट गवर्नमेंट, मगर इसके अलावा एक थर्ड का टाइप की भी जो है एक गवर्नमेंट है। उसको बेल्जियम में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो कौन सा करेक्ट होगा आपका? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ऑप्शन डी इज़ द राइट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, रिमेंबर इट। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18, द गवर्नमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। भाई जब पावर जो है शेयर की जाती है दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, ठीक है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो उस गवर्नमेंट को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसके जो MCQs हैं वो इस तरह से है। ऑप्शन ए कम्युनिटी गवर्नमेंट, ऑप्शन बी यूनिटरी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी कोलिशन गवर्नमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर क्या है वो गठबंधन कर लेती है और अपने सरकार को फॉर्म करती है और उसको रन भी करती है। हालांकि क्या है, जरूरी नहीं है कि सारी कोलिशन गवर्नमेंट क्या सक्सेसफुल रही हो, ठीक है, बीच में ही कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन पड़ जाता है, कहीं ना कहीं भंग हो जाती है। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल? पावर शेयरिंग आखिर क्यों डिज़ायरेबल है, मतलब उसे हम क्यों चाहते हैं? तो आपके ऑप्शन है, इट रिड्यूसेस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ऑप्शन बी, imposing the will of the majority community over others in an attractive option. Option C, it helps the people of the country to move freely within the country. Option D, it helps the people of different communities to celebrate their festival. So what do you think? क्या होना चाहिए इसका आंसर? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। It reduces the conflict between social group and ensure the stability of political order। यही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग? इनमें से जो कौन सा जो है एक बेनिफिट नहीं है पावर शेयरिंग का? आपका ऑप्शन है, रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ऑप्शन बी, इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द लॉन्ग रन। ऑप्शन सी, all the political parties get their expected share. Option D, it upholds the spirit of democracy. So here option C, all the political parties get their expected share, it is the correct answer. Now move to another question. Question number 21, power sharing between different organs of government is being referred as। जब पावर को क्या है
कहने के शेयर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन गवर्नमेंट या कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, यस, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज बीइंग रेफर्ड एज। तो इसका ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन गवर्नमेंट या कम्युनिटी गवर्नमेंट। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सो MCQs में भी जो है कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं जब पावर शेयरिंग की जाती है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे जो हम इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और जब पावर्स डिवाइड की जाती है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो उसको किस नाम से जाना गया है यहाँ पे? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वाई पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज बीइंग रेफर्ड एज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? योर ऑप्शंस आर different organs can exercise unlimited powers. Option B, organ of government can check each other. Option C, different organs of the government can exercise different powers. Option D, inability of the different groups to act independently. So here is the option B, organs of government can check each other. It is the correct answer. चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा सभी सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। भाई किस टाइप की जो है वो पावर शेयरिंग को जो है वो चेक एंड बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ऑप्शन बी सेपरेशन ऑफ पावर्स, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ऑप्शन डी power shared among different levels of government. So here is the option C, horizontal distribution of power is correct answer. Okay, so guys, I hope you all have enjoyed my videos and increased your knowledge, and it will keep your undoubtedly help you in your exam. So please like, share and subscribe my YouTube channel. It will motivate me to make more videos, and your lovable comments has been always waiting by me. Thank you very much.